हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जिस श्रृंखला में आज हम 2023 का जो आपका प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे। ओके, 2024 का प्रश्न पत्र आप लोग हल कर चुके हैं, तो ये 2023 का विज्ञान का थ्योरी का यानी सैद्धांतिक का पेपर है आपका। 80 नंबर का जो है 80 मैक्सिमम मार्क्स है। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 3 आवर्स है। डायरेक्शंस को आप लोग क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले पढ़ते हैं, केयरफुली डायरेक्शंस को रीड करना होता है, क्या क्या बोला गया है वो चीजों को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, उसके आपके अलग अलग खंड है। पहला खंड जो उसका है क, वो क्या कह रहा है? एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलयन का पीएच मान संभवतः होगा। अ सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इट्स पीएच वैल्यू इज लाइकली टू बी 10, 4, 7 और 40। ठीक है ना? क्या कहा गया है? कोई विलयन दिया गया है और वो नीले लिटमस को लाल कर रहा है। ठीक है ना? और आपने क्या करना है? जो नीले लिटमस को लाल कर रहा है आपने उसका पीएच मान बताना है कि पीएच मान उसका कितना होगा। ठीक है ना? आपको पता है पीएच आपका 0 to 14 का स्केल होता है। 7 यहाँ मिडिल में आप कहीं लेते हैं। ठीक है ना? 7 से नीचे जितने भी होते हैं जिनका पीएच मान आता है वो सारे एसिडिक होते हैं, और जिनका 7 से अधिक पीएच होता है वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। ठीक है ना? तो 7 से कम जिनका पीएच मान है वो अम्लीय है, और 7 से अधिक जिनका पीएच मान हो वो कैसे हैं? वो क्षारीय है। तो नीले लिटमस को लाल में कौन करता है? आपका एसिड करते हैं। ठीक है ना? अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपका अम्ल जो होते हैं वो नीले को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना? और जो अम्ल है उनका पीएच क्या है? 7 से कम है। तो 7 से कम यहाँ किसका है? सेकेंड। ठीक है ना? 4। तो जिसका पीएच मान 4 है वो नीले लिटमस को लाल में बदल रहा है। ठीक है ना? बाकी ये 10 है तो ये कैसा होगा? बेसिक होगा। और ये क्या करेगा? आपका ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये भी आपका बेसिक है। ये क्या करेगा? आपका ये भी रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और 7 आपका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच होता है वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं और नो इफेक्ट, यानी कि ये किसी भी लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाते। ठीक है, इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। 2024 में आपने कुछ और तरीके से क्वेश्चन देखा था। इससे पहले के भी जब हम क्वेश्चन पेपर करेंगे 22 का या 1 का, सारे क्वेश्चन पेपर में एक ना एक प्रश्न इससे आता ही है। ठीक है, चाहे लिटमस हो गया चाहे आपका पीएच हो। चलिए, ख है आपका एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होगा। एथ यानी कि 2 कार्बन होंगे, इथेन यानी कि वो कार्बन आपस में सिंगली बॉन्डेड होंगे, और ओइक अम्ल का मतलब क्या है? कि उनमें से एक कार्बन जो है वो किसका होगा? COOH ग्रुप का होगा। तो यानी क्या हो गया? CH3COOH। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इथेनोइक अम्ल, एसिटिक एसिड भी जिसे आप कहते हैं, कॉमन नेम जिसका। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? आपके धातु के ऑक्साइड होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जनरली अपने क्षारीय प्रकृति के बताए, लेकिन यहाँ पर कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं, यानी कि उन धातु के ऑक्साइडों को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब भी वो लवण और जल बना रहे हैं, और अगर उनकी अभिक्रिया क्षार के साथ करवा रहे हैं तब भी वो लवण और जल बना रहे हैं। उसमें आपने किसका बोला था? जिंक का बोला था। ठीक है, एल्यूमिनियम का, लेड का, टिन का, इन सब के जो ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ पर किसका ऑक्साइड आपके पास है? थर्ड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपके पास है एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, और यहाँ पर हम साइंस में सिर्फ केमिस्ट्री वाले चैप्टर से, ठीक है, रसायन विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं उनसे जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? चलिए,
चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। नोट्स आपने चूंकि बना रखे हैं अभी तक, तो ठीक है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः या अधिकतर क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड क्षारीय तथा अम्लीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अर्थात ये अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। उदाहरण ऐसे कौन कौन से धातुएं हैं, तो लिख लीजिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ ये आपके बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन है। अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पर सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो जो 2024 का आपने प्रश्न पत्र हल किया था उसमें आपने ऐसा ही कुछ प्रश्न देखा था, लेकिन उसमें पूछा गया था अधातु के बारे में। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और वहां पूछा गया था उस अधातु का नाम आपको बताना था। तो धातु आपकी कौन सी होती है, मरकरी होती है, ठीक है। पारा भी जिसको बोला जाता है, और एक तो नाम पूछा गया, दूसरा प्रतीक। प्रतीक इसका क्या है, सिंबल Hg। और ये कैसी होती है, कमरे के तापमान पर या जो सामान्य ताप होता है उस पर ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि हमने ठोसों के जबकि हमने धातुओं के बारे में क्या पढ़ा था कि ये अधिकतर आपकी ठोस अवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसीलिए आपने क्या बोला, मरकरी आपको किसमें दिखता है, थर्मोमीटर में भी दिखाई देता है, ओके।
चलिए तो नोट कर लेंगे मरकरी पारा। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये कैसे डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, यानी निश्चित एक डेफिनेट वर्ड आ जाएगा, एक डेफिनेट लाइन आ जाएगी पर्टिकुलर, वही उसका आंसर होगा। ओके, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं। थर्ड है आपका निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है जहां पर हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। ये प्रश्न समझ में आ गया। अगर धातु पूछा जाएगा तो मरकरी है, और अधातु पूछा जाएगा तो क्या था, बोलो क्या था, ब्रोमीन। यस, और उसका सिंबल क्या है, बी आर। ओके, कैपिटल बी स्मॉल आर। वो कमरे के ताप पर क्या होती है आपकी, वो भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन वो अधातु है, और ये आपका क्या है, धातु है। यहाँ पर आपको संतुलित समीकरण लिखनी है इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए H2 आप लोग लिखते हैं, प्लस क्लोरीन के लिए Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है आपका, HCl, तो ट्वाइस ऑफ HCl। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तथा द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए। तो ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, अब ये वाला चैप्टर सिलेबस में ही नहीं है आपके, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, राइट इट्स वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन में वर्ड आ रहा है हाइड्रो, ठीक है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन जुड़ती है, और हाइड्रोजन की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है आपका वो असंतृप्तता से संतृप्तता की ओर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले, उनमें हाइड्रोजन ऐड होती है और उसके बाद वो संतृप्त बनते हैं। ठीक है, या एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो एल्केन में कन्वर्ट होते हैं आपका, इसी को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। और वेजिटेबल घी जो बनाया जाता है वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है आप बोलेंगे, तो वही इसका क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आएगा। ओके, चलिए नोट करिए हाइड्रोजिनेशन। Hydrogenation is addition of hydrogen in unsaturated hydrocarbon in or to unsaturated hydrocarbon in the presence of a catalyst such as nickel or palladium to produce saturated hydrocarbon। क्या समझे बोलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें बनाना है और वो बन रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो रहा है, और कब हो रहा है,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से, यानी अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन को जोड़ा गया और वो सैचुरेटेड बन गया, लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और वो उत्प्रेरक क्या है, या तो निकिल होगा या फिर आपका क्या होगा, पैलेडियम होगा। ठीक है ना। चलिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग, in the production of saturated vegetable ghee from unsaturated vegetable oil। ओके, चलिए लिखिए। हाइड्रोजनीकरण क्या है आपका, उत्प्रेरक निकिल पैलेडियम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रो कार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनना। ठीक है। और औद्योगिक अनुप्रयोग, औद्योगिक अनुप्रयोग, वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करना। ठीक है। जैसे आपके पास ईथीन है, ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका टूटेगा। ठीक है। और किसकी, निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है। तो सी सिंगल बॉन्ड सी, दो हाइड्रोजन इनके पास पहले से थे और दो यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, एक एक और जुड़ जाएगा इस प्रकार। तो ये असंतृप्त था। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों को आप असंतृप्त में रखते हैं। जब हम हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई कर रहे थे, वर्गीकृत कर रहे थे, तो आपने बोला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो ये एल्कीन है आपका, एक ईथीन है, और ईथीन से आपको इथेन, यानी एल्कीन से आपको एक एल्कीन, अनसैचुरेटेड से एक सैचुरेटेड मिल रहा है, असंतृप्त से एक संतृप्त मिल रहा है, और किसकी प्रेजेंस में मिल रहा है, निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में। ये सब हो रहा है, इसी को हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला है CH3CHO। ठीक है, CHO क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और एल्डिहाइड के लिए जब वो सफिक्स में जाता है तो क्या आता है, अल आता है, और एक दो कार्बन है तो इथेनल क्या हो जाएगा, इथ। और दोनों कार्बन सिंगली बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर एन, इथेन, और CHO ग्रुप के लिए सफिक्स में इथेनल। ओके, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। दूसरा क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH।
फंक्शनल ग्रुप के रूप में सिर्फ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो नंबरिंग आप लोग इसी एंड से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 तीन कार्बन के लिए आता है प्रो, ठीक है। और उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, यहाँ पर आइन आ जाता है, ठीक है ना, प्रोपाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर। 16th क्वेश्चन, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो ये भी आपने लास्ट सेशन में देखा था, जब आपने किसी धातु की अभिक्रिया, आपको याद होगा, डाइल्यूट HCl से कराई थी, तो आपने बोला था उसके लिए रिएक्शन लिखिए। जिंक का आई थिंक एग्जाम्पल था, जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करने पर क्या हो रहा था, तो वहां पर आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है बच्चे, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, सपोज अभिक्रियाशील धातु के रूप में आप जिंक ही ले रहे हो और उसकी अभिक्रिया HCl से करा रहे हैं, तो क्या बोला मैंने, एक तो जिंक का क्लोराइड बनेगा, एक तो उसी धातु का आपका लवण बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, ये अभिक्रिया होती है। तो चूंकि अभिक्रिया नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, कौन सी गैस निकलती है, तो आप लिख लेंगे हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ गैस का नाम लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट ख है आपका, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। क्यों होता है उच्च, बताओ। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में होते हैं आयंस, और आयंस के बीच ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, और उसके कारण वो मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और उन बंधों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। इस वजह से आपका जो क्वथनांक है वो उच्च होगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया था, जो आपने 24 का किया था, उसमें पूछा गया था कि आपका गलनांक उच्च क्यों होता है। तो गलनांक क्वथनांक दोनों उच्च हैं आयनिक कंपाउंड में। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर स्ट्रॉन्ग नेचर का है, इस वजह से। ओके, चलिए आंसर लिखिए इसका। Ionic compounds are held together by strong electrostatic force of attraction, by strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ion these compounds have high boiling point and melting point because of the large amount of energy large amounts of energy is needed to break okay
टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के रिस्पेक्ट में बता दिया है। आप सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर में अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में लिखेंगे, और अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है तो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट के टर्म में लिखेंगे। ओके, चलिए लिखिए। हिंदी में लोग जो लोग पढ़ते हैं, आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, इसलिए इनके क्वथनांक जो है वो उच्च है। आगे लिख लेंगे, इसलिए इनके क्वथनांक उच्च होते हैं। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने 2023 के प्रश्न पत्र के कुछ और प्रश्नों को यहाँ पर हल किया। आने वाले सेशन में हम इसी क्वेश्चन पेपर को आगे सॉल्व करेंगे, और बाकी अगर समय मिला तो कुछ और प्रश्न पत्रों को हम यहाँ पर देखेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।